नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। देश का हाउसिंग मार्केट थोड़ा किफायती हो गया है, यानी घर खरीदना आम लोगों की जेब के थोड़ा और करीब आ गया है। ईएमआई यानी मासिक किश्तों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है और इसके पीछे बड़ा कारण है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट में कटौती करना। दरअसल इस साल फरवरी से अब तक आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट या कहें 1% रेपो रेट में कटौती की है, जिसका असर घरों की अफोर्डेबिलिटी यानी घर खरीदने की क्षमता पर सीधे तौर पर पड़ा है। ईएमआई टू इनकम रेशियो में सुधार हुआ है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में घरों की मांग बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने इस पर हालिया रिपोर्ट पेश की है, जिसमें देश के टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी के आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट पर चर्चा करें इससे पहले आसान भाषा में आपको बता दें कि अफोर्डेबिलिटी होती क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दरअसल इसमें यह देखा जाता है कि आपकी सालाना कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा आपके होम लोन की किश्त में जा रहा है। यह हिस्सा जितना कम होता है अफोर्डेबिलिटी को उतना बेहतर माना जाता है। 50% या इससे अधिक को अनअफोर्डेबल माना जाता है। कई कारक इसमें काम करते हैं। नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट में सबसे अफोर्डेबल शहर अहमदाबाद है, जहां ईएमआई टू इनकम रेशियो 18% है। वहीं मुंबई में सुधार होने के बाद भी सबसे अनअफोर्डेबल मार्केट है ये, जहां ईएमआई टू इनकम रेशियो 48% है। बाकी शहरों का क्या हाल है? अफोर्डेबिलिटी बेहतर होने से किस सेगमेंट में सप्लाई और बिक्री का असर सबसे अधिक पड़ेगा, समझेंगे रिपोर्ट की बारीकियां रियल एस्टेट के दिग्गजों के साथ। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ हैं अमित गोयनका, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर निसस फाइनेंस। तो गुलाम सर और अमित सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुलाम सर, पहले आपके पास ही आते हैं। उम्मीद है मैंने जो ईएमआई टू इनकम रेशियो की परिभाषा बताई है वो सही होगी। इसे आप और बेहतर करें, विस्तार से बताएं कि आपकी रिपोर्ट में अफोर्डेबिलिटी के जो आंकड़े हैं, हाउसिंग मार्केट का रुख किधर दिखा रहे हैं? अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हमारी कंपनी नाइट फ्रैंक पिछले 15 वर्षों से इस पर काम कर रही है। और इसका इसका एक्चुअल मतलब क्या है, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, आपने काफी बेहतरीन तौर पर समझाया दीपक जी। और थोड़ा और विस्तार में अगर मैं बताऊं तो इसमें यूं है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। वो मकान खरीदना जो आप हमेशा से अपने ख्वाबों का मकान खरीदना चाहते हो, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है जब आपकी सैलरी, आपकी वेल्थ उम्दा हो रही है, बेहतरीन हो रही है। तो ये जो एनुअल आपका वेल्थ क्रिएशन है, हाउस होल्ड इनकम है, वो एक तरफ है। इसमें जो दूसरा आंकड़ा भी चला आता है वो होम लोन की तरफ से आता है, क्योंकि यही होम लोन आपको घर खरीदने में आसानी फराहम कर रहा है। तो अगर होम लोन की दरें, इंटरेस्ट की दरें अगर कम हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। और ये दोनों चीजें आपके एक तरफ हो जाती हैं, जहां पर आपके आपकी आमदनी कितनी है, आपके पास कितनी वेल्थ है, उस पर नजर डाली जाती है। इसके खिलाफ दूसरी तरफ आप जिस मकान को खरीदना चाह रहे हो, उस मकान के दामों में, कीमतों में कैसे कमी या ज्यादती हो रही है, उसको भी आंका जाता है। तो ये दोनों चीजों को एकत्र करके, इनको मिलाकर जो हम इंडेक्स तैयार करते हैं, वो हमें ये दर्शाता है कि मान लें अगर आज 50% आपकी अफोर्डेबिलिटी बन रही है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए आमदनी पाते हो, तो उसमें से 50 रुपए आप अपने मकान की ईएमआई की तरफ डाल सकते हो। तो ये आपको बहुत ही आसान परिभाषा में समझाता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी किस हिसाब से चल रही है। अब अगर हम इन आंकड़ों पर थोड़ी देर के लिए नजर डालें, जिस पर आपने बहुत ही सरलता से बताया कि किस प्रकार मुंबई सबसे अनअफोर्डेबल होने के बावजूद पिछले 15 वर्षों में पहली दफा 50% से नीचे आया है, मतलब 48% पर आ गया है। मतलब ये आज मुंबई भी अफोर्डेबल मार्केट बन गया है। इसके बरखिलाफ अगर हम पिछले 15 साल का डेटा देखें, तो आज से 15 वर्ष पहले यही मुंबई 93% पर खड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि उन दिनों मकान खरीदना मुंबई में तकरीबन नामुमकिन था। पिछले साल भर के दरमियान एनसीआर, नई दिल्ली, सिर्फ एक मार्केट है जहां पर अफोर्डेबिलिटी खराब हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रकार से वेल्थ क्रिएशन हुई है, उससे ज्यादा मकानों की दरों में, कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और दूसरे शहर आपने बिल्कुल बताया, अहमदाबाद सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, और दूसरे सारे शहर जो है वो 18, 20, 21, 22% के दरमियान अफोर्डेबिलिटी को पाते हैं। तो ओवरऑल ये ब्यौरा है हमारी इस रिपोर्ट का, और ये बिल्कुल बहुत सरलता से बताता है कि अगर आप जिस मार्केट में रह रहे हो, वहां पर अफोर्डेबिलिटी आपके जेब को दर्शाती है कि आप अगला मकान जो खरीदोगे वो कितना आपके लिए अफोर्डेबल बन रहा है।
अमित सर, आपसे समझना चाहेंगे, एक रिपोर्ट पर हमने पिछले हफ्ते बात की थी जिसमें टॉप 15 टीयर 2 शहरों में सप्लाई 35% घटी है। गुलाम सर की रिपोर्ट मेट्रो शहर की है। ये जो उम्मीद है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में सुधार से, ये बड़े शहरों तक सीमित रहेगा या फिर पैन इंडिया इसका असर दिखेगा? ओवरऑल अगर हम देश में सभी शहरों में देखना चाहें तो अफोर्डेबिलिटी की स्थिति क्या है? दीपक जी, खैर क्योंकि 70% से ज्यादा जो मकान बिकते हैं वो मेट्रो शहरों पर ही सीमित रहते हैं। मगर हालांकि जो अब टीयर 2 टीयर 3 की भी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली जो भी रेट कट होता है उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पैन इंडिया होता ही है, क्योंकि हाउसिंग जैसे और अफोर्डेबल हो रहा है। और अफोर्डेबल इसके लिए हो रहा है क्योंकि एसएमई दाम घट रहे हैं, मगर क्योंकि आरबीआई का जो सीआरआर कट है जिसकी वजह से ईएमआई थोड़े से और अफोर्डेबल हुए, जो गुलाम जी ने बहुत विस्तार तरीके से समझाया। तो इसका मतलब 5 से 10% की आमदनी अब बचना शुरू हुई है, जिसकी वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि अब ग्राहक अ, आएगा। हाँ, जो फेंस सिटर्स हैं उनके लिए शायद डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा आसान हो गया, कि जो बॉर्डर लाइन पे क्वालिफाई हो रहे थे होम लोन्स के लिए, अब वो बेटर क्वालिफाई हो रहे हैं। जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे शायद अब उस समय अब वो निवेश करना शुरू करेंगे। डेफिनेटली टीयर 2 टीयर 3 में इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, बिकॉज वहाँ पे घरों का जो वैल्यू है वो छोटा होता है, और डेफिनेटली से एलिजिबिलिटी और मुश्किल होती है। उनकी आमदनी दिखा के वो घर लेना थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। तो टीयर 2 टीयर 3 में अप्रूवल प्रोसेसेस और टफ होते हैं, वहाँ पे सैंक्शंस कम होते हैं कंपेयर टू मेट्रो लोकेशन, जहाँ पे स्टेबल इनकम दिखती है, जॉब दिखते हैं, अन्य चीजें दिखती हैं। तो वहाँ पे शायद उतनी मात्रा में नहीं लोग दिखा पाते। तो इसकी वजह से डेफिनेटली होम लोन आसान हो जाते हैं, और इसीलिए शायद वहाँ पे भी बाइंग में बढ़त दिखने की संभावना है। हैविंग सेड दैट, टीयर 2 टीयर 3 में डेफिनेटली बाइंग सेंटिमेंट एक्सपैंड हो रहा है। आपने ये जरूर बताया कि 35% वहाँ पे डेवलपमेंट में या नए लॉन्चेस में कमी आई है, क्योंकि यकायक पिछले 3 4 साल में काफी भव्य मात्रा में डेवलपमेंट और लॉन्चेस वहाँ पे हो चुके हैं। वहाँ पे इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन चल रही है, प्राइसेस लोग स्टेबल करे हुए हैं, कोई स्टेबल वहाँ पे कोई गिरावट नहीं दिख रही। तो ये जो भारत की स्टोरी है मेरे हिसाब से वो बहुत भव्य है। हमारा काफी बड़ा फोकस है इस समय मेट्रो के बाहर जो अगले 15-20 सिटीज हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनको डेवलपमेंट की कैपिटल दें, बिकॉज आगे के जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी अब उसी मात्रा में बिकने की संभावना है। जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी वहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। गुलाम सर, इससे किस सेगमेंट में सबसे अधिक उछाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि डेवलपर्स का फोकस शिफ्ट हो गया है लग्जरी में। अफोर्डेबल घरों की सप्लाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि Q1 2025 में सबसे अधिक सप्लाई 50 लाख से 2 करोड़ के घरों के बीच में आई है, यानी मिड और अपर मिड सेगमेंट में यह सप्लाई बढ़ी है। तो अफोर्डेबिलिटी बेहतर होने का असर किसी खास सेगमेंट पर दिखेगा या सभी में एक जैसा असर है? मान लें अगर जिस तरह के हम आजकल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, चाहे दिल्ली के जो 100 करोड़ से ऊपर बिकने वाले मकान हो, या मुंबई में 200-250 करोड़ 300 करोड़ 750-800 करोड़ के मकानों के बिकने की जो आज हम खबरें सुनते चले आ रहे हैं, इस किस्म के मकानों में होम लोन का कोई हिस्सा नहीं होता, उसको कोई श्रेय नहीं जाता। तो जहां तक आज जिस चीज का आपने भी जिक्र किया है कि डेवलपर्स का फोकस मिड से अपर एंड में ज्यादा है पिछले 2.5 से 3 वर्षों के दरमियान, तो ये बात तो तय है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सप्लाई है वो बहुत शिद्दत से इसमें कमी आई है, जबकि लग्जरी सेगमेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन चूंकि बात चल रही है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की और आपका सवाल उससे ताल्लुक रखता है कि कहां पर इस चीज का असर देखा जाएगा, तो सादा सादा यही समझ लें कि ये मिड टू लोअर एंड में अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा प्ले है। और वहां पर ये बात जैसे अभी तय हो गई है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है, और उसके बाद पिछले 6 महीनों में जो होम लोन के इंटरेस्ट की दरें गिरी हैं, इन दोनों के चलते लोअर एंड में, जो मिड टू लोअर एंड में डिमांड बहुत ज्यादा शूट अप हो रहा है और उसके सामने सप्लाई नहीं है। तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो आएगा, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स दिखाई देंगे, जहां पर इस सेगमेंट में दाम बढ़ते दिखाई देंगे। अफोर्डेबल सेगमेंट में दाम बढ़ने का मतलब वंस अगेन खदशा है कि अनअफोर्डेबिलिटी प्राइसों के बढ़ने के कारण आ सकती है। तो जहां पर खरीदारों के पॉकेट्स में आसानी हुई है, दूसरी ओर मकानों की कीमतें बढ़ने के कारण उस चीज को नेगेट किया जा सकता है, या हो सकता है सारा जो फायदा है वो खत्म हो जाए। और इसका डर हमें बहुत हमेशा से लगा रहा है। लेकिन आपके सवाल का सरल जवाब ये है कि चाहे वो मुंबई हो या दूसरे शहर हो, वहां पर जो भी अफोर्डेबल सेगमेंट है वहां पर इस चीज का डायरेक्ट असर दिखाई देगा।
और ये एक चीज मैं आपके दर्शकों के लिए खास तौर से वाजह करना चाहता हूं कि मुंबई जैसे शहर में 50 लाख से नीचे बिकने वाले मकानों की जो आंकड़े हैं, वो बाकी सारे 5 ऐसे जो टॉप शहर है उनसे कई ज्यादा है। सो उमूमन ये समझा जाता है कि मुंबई अनअफोर्डेबल मार्केट है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का भी संख्या मुंबई में सबसे बड़ा है। और ये चीज उमूमन सामने नहीं आ पाती। मैं वही चीज दोबारा आपके दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं कि मुंबई में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी नहीं है, लेकिन मुंबई में अफोर्डेबल की जो कीमत है वो दूसरे शहरों में लग्जरी के बराबर हो जाती है। अमित जी, अफोर्डेबिलिटी का बेहतर होना अच्छा संकेत है घर खरीदने वालों के लिए, लेकिन क्या सेंटिमेंट सुधारने के लिए इसमें सिर्फ ईएमआई टू इनकम रेशियो का सुधार काफी है? क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस तो लगातार बढ़ रहे हैं। दीपक जी, ऐसा है कि अफोर्डेबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो कैपिटल वैल्यू या प्राइसिंग से ज़्यादा आता है, ना कि दरों से। डेफिनेटली दरों का प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे जो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं कोई कारण से, वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आ जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी बात है। तो ऐसे कई सारे बहुत भारी मात्रा में हम बायर्स देखते हैं मिडिल इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग में, जिनको हम फंड करते हैं। यहाँ पे बायर्स आते तो हैं, मगर वो क्वालिफाई नहीं करते एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। अब जैसे इंटरेस्ट रेट 8% से घटकर 7% तक आया, या 8.5 से घट के 7.5 आया है, तो कई सारे ऐसे ग्राहक हैं जो ये घरों के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और वो लेने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, तो वो ले पाते हैं। तो डेफिनेटली जो एक ट्रांजिशन होता है कि जो अनअवेलेबल टू परचेज या अनेबल टू परचेज से एबल टू परचेज बन जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या प्राइसेस अफोर्डेबल रहेंगे। अब जो जैसे गुलाम भाई ने बताया कि ऐसे कई बड़ी मात्रा में अफोर्डेबल हाउसिंग का भी निर्माण हो रहा है, जो शहरों के बीचों बीच तो नहीं, मगर जैसे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सबर्ब्स में जा रहा है। जैसे अब एनसीआर में भी लीजिए, तो नोएडा के आगे आप अगर आगे कुंडली मानेसर बेल्ट में लीजिए, दारूहेड़ा में लीजिए, हरियाणा के कई सारे क्षेत्रों में लीजिए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या समृद्धि एक्सप्रेसवे की तरफ चलिए, तो ऐसे कई बड़ी मात्रा में जैसे रेल रोड का नेटवर्क बढ़ रहा है, वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की तादाद भी बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसलिए लोगों को यातायात करना आसान है, और वो घर को आज वो पा सक रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वहाँ पे प्राइसेस यकायक एस्केलेट नहीं होते, एस्केलेट होते हैं की लोकेशन में, की माइक्रो मार्केट में, जो कोर लोकेशन है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे होता है। तो अब वहाँ पे जैसे नए लोकेशंस में प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे वॉल्यूम डेवलप हो रहा है, वहाँ पे आज भी अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है, और वहाँ पे लोगों का रुख अच्छा खासा बना हुआ है। अब कहीं पे भी कहीं कुछ हद तक मुझे प्राइस का ठहराव भी आता दिख रहा है, क्योंकि यकायक 3 सालों में प्राइस ने बहुत बड़ी उछाल ली है। आज हम जिन भी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, चाहे वो मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, बैंगलोर में हो, चाहे नोएडा में, वहाँ पे हमको डाउनवर्ड प्राइस प्रेशर आता दिख रहा है। एक कुछ हेडलाइन न्यूज जरूर आती है जहाँ पे बहुत हाई लेवल या हाई एंड लग्जरी कुछ बहुत ही अचंभित दामों में बिकी है, मगर वो मार्केट का असली भाव नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, वो एक्चुअल फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटली अगर हम देखें, हम बल्क ऑफ द इन्वेंट्री को देखें, तो आज प्राइस प्रेशर बना हुआ है। हमको स्कीम्स आती हुई दिख रही है, हमको अब फेस्टिवल बेस्ड डिस्काउंट दिख रहे हैं, अब हमको कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामेटिक पेमेंट प्लान दिख रहे हैं। तो आज इन्वेंट्री जो हिसाब से बढ़ी है, और आपने भी कहा जैसे अब इन्वेंट्री का कहीं ना कहीं ठहराव आएगा, तो प्राइसेस में भी ठहराव आता दिख रहा है। तो जो रनवे प्राइसेस हैं, वो मुझे नहीं लगता अब इस तौर पर इस तरीके से अब वो प्राइस भाग पाएगा। बिल्कुल, तो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की इन बारीकियों को और विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में और क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, किस शहर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, कहां पर घर ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट है जो देश के टॉप शहरों के अफोर्डेबिलिटी का जिक्र कर रही है। कहां अफोर्डेबिलिटी कम हुई है, कहां बेहतर हुई है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो आपने घर खरीदारों के लिए एक आशा की किरण दे दी है कि भाव स्थिर या कम हो सकते हैं। गुलाम सर, आपकी रिपोर्ट में लगातार हमने देखा कि टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी बेहतर हुई है। बीते समय में लोगों की इनकम और प्रॉपर्टी के दाम दोनों का आकलन करें तो क्या ये मान सकते हैं कि इनकम के मुताबिक प्रॉपर्टी के भाव कम बढ़े हैं, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी सुधरी है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो मकानों की भी कीमतें बढ़ी हैं, पर उसके साथ ही साथ लोगों की जो वेल्थ है, इनकम है, आमदनी है, उसमें भी इजाफा हुआ है।
दोनों की रफ्तार को अगर हम कंपेयर करें तो आप ये समझ लें कि आमदनी के बढ़ने की रफ्तार मकानों की कीमतों के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा रही है, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है। और वही चीज जैसा आप बता रहे हैं ये तकरीबन हर शहर में देखी गई है, सिवाय सिवाय दिल्ली के। अगर हम पिछले चंद वर्षों का जिक्र करें तो दिल्ली में मकानों की कीमतों के बढ़ने की रफ्तार आमदनी के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज निकली, जिसके कारण दिल्ली में अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी खराब हुई है। हालांकि मुंबई के कंपैरिजन में, मुंबई के मवाजना करने पर आप पाएंगे कि दिल्ली भी काफी अफोर्डेबल है, आज भी काफी अफोर्डेबल है। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल जो हम पहले भी दे रहे थे वो ये कि इन सभी शहरों में, और जिस चीज का अमित ने भी काफी डिटेल में आपको समझाया कि मुंबई में भी ऐसे कई मकाम हैं, फिर वो दिल्ली में भी हैं कि जहां पर आपको 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान और इवन 50 लाख से नीचे की कीमतों वाले मकान भी अवेलेबल हैं। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे ही शहरों में आज से 15 साल पहले जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शुरू हुई थी उसका सीधा साधा असर दिल्ली के आसपास के इलाकों पर पड़ा, और वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा से अवेलेबल रही है। वही चीज अब मुंबई में देखने में आ रही है कि मुंबई के वो सारे लोकेशंस, चाहे अगर आप उसे पेन पनवेल बेल्ट की बात कर ले, नवी मुंबई जहां पर आज मुंबई 3 की नींव रखी गई है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो मुंबई 3 का जिक्र किया है वो इलाका ले ले, या भिवंडी और थाने कल्याण वाला बेल्ट ले ले, या पालघर विरार वाला बेल्ट ले ले, ये सारे जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने के कारण मकानों को खरीदना और वहां तक आना जाना आसान हो गया है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग काफी काफी मकदार में तकरीबन हर शहर में आज अवेलेबल है। लेकिन सीधा साधा आंसर सिंपल यही है कि मकानों के बढ़ने की कीमतें एक हद तक आके अब रुक रही हैं। जैसा अगेन अमित जी ने भी बताया कि आज क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पिछले ढाई ढाई या 3 वर्षों में मकानों की कीमतों में जिस शिद्दत के साथ इजाफा हुआ है उस रफ्तार में अब लगाम लगती दिखाई दे रही है, और ये और तेजी से आगे चलकर बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। और उसका सीधा साधा असर, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आरबीआई का जो स्टांस होता है वो पिछले तकरीबन 4 सालों में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखे थे, पिछले 6 महीने में हमने गिरते हुए देखे हैं। तो अगले चंद सालों तक ये गिरने वाला जो स्टांस है वो बरकरार रहेगा। और दूसरी तरफ मकानों की कीमतों पे अगर गिरावट ना भी आए तो अंकुश तो जरूर लगेगा। तो ये दोनों के चलते आपके अफोर्डेबिलिटी और बेहतरीन होते हुए दिखाई देगी आते हुए कई सालों में। ठीक है, यानी हाउसिंग मार्केट में दो ट्रेंड आगे दिख सकते हैं, एक तो अफोर्डेबिलिटी का बेहतर होना, दूसरा कीमतों में स्थिरता या कम होना। तो अमित जी, यही ट्रेंड आगे भी दिख रहा है या कुछ चुनौतियां भी हैं जो अफोर्डेबिलिटी को प्रभावित करेंगी? अगर आप विश्व तौर की जो जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का अगर आप इम्पैक्ट देखें तो दीपक जी वो कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस से पहले तो लिंक्ड होगा, क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्टर है। और जैसे गल्फ ऑफ स्ट्रेट और बाकी जो की ऑयल कॉरिडोर बंद होते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ते दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इनपुट कॉस्ट में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हो, सीमेंट हो, स्टील हो और बाकी अन्य इनपुट मटेरियल्स हो। तो इन्फ्लेशन लेड होता है ये, या इनपुट कॉस्ट लेड होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ था। इसके लिए आज हमने सीआरआर रेट कट देखा, आज हमने इंटरेस्ट की दरें कम होती देखी। मगर अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड वापस बढ़ेगा तो वो फर्दर कट्स का हो पाना शायद मुश्किल हो। नंबर टू, अब जितना भी इम्पोर्टेड मटेरियल है, क्योंकि काफी हद तक जो फिनिशिंग मटेरियल होता है, काफी हद तक जो हम चैनल वगैरह यूज करते हैं, काफी हद तक वो इम्पोर्टेड भी रहे हैं। इम्पोर्टेड मटेरियल्स के ऊपर कहीं कहीं वो डिफिकल्टी आने की संभावना भी है। तो जैसे इनपुट मटेरियल्स कम होंगे या उनके दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्राइसेस पे भी उसका इम्पैक्ट आने की डेफिनेटली प्रेशर बनी रहेगी। तो जहाँ पे सेल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे स्ले स्लो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो रहे हैं या होने की संभावना है या फ्लैटलाइन हो रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है, अगर ये स्थिति बनी रहे तो वापस से कुछ हद तक मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्राइस बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। ये तो खैर देखने पर है कि कैसा होता है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जितना भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, जनरल ज्वेलरी हो, टेक्सटाइल हो, उस पे भी बिकॉज ऑफ दी एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल का जो वातावरण है, टैरिफ को जो बना हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, इंटरनेशनल फ्रेट्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर स्लो डाउन या उसका ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट आता है तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो आमदनी पे असर पड़ सकता है। हमारे कई सारे जो निवेशक हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में वो काफी ज्यादा कॉशन में चल रहे हैं। इस समय वो अपना आमदनी और रुपया बचा के चल रहे हैं, वो नए खरीदारी में नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉशन बन रहा है।
स्पेशली जो एक्सपोर्ट हाउसेज की तरफ है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो विदेशी काम से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हमको क्वेश्चन आता दिखता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बरकरार है, जीडीपी ग्रोथ रेट बरकरार है, डोमेस्टिक ग्रोथ ठीक ठाक लग रहा है, कैपिटल मार्केट भी ठीक है, विदेशी मुद्रा भी देश में आ रही है, मगर हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। लोग अब सोच समझ के काम कर रहे हैं कि हमको आज लेना है नहीं लेना है, क्योंकि एक तो दरें कम हो गई, दूसरा प्राइसेस फ्लैटलाइन हो रहे हैं। तो क्या आज लेना जरूरी है, और नहीं तो क्या हम 3 से 6 महीना रुकने के बाद ये डिसीजन लें? ये डेफिनेटली ये थॉट प्रोसेस मुझे आता दिख रहा है। इसके लिए जहाँ पे हमको लगता है कि अब ये पोस्ट मानसून है, मानसून स्लो होता ही है, पर हमको जहाँ लग रहा था पोस्ट मानसून और फेस्टिवल सीजन में एक सेल्स अपटिक होगा, आज हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। हम Q3 और Q4 सेल्स को ऑलरेडी हमारे फोरकास्ट में डिस्काउंट कर रहे हैं उसके चलते। तो डेफिनेटली थोड़ा एक कंसर्न मेरे को लार्जर जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देख के बना हुआ है। बिल्कुल अमित जी, यानी हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी के साथ प्राइस एंड पर स्टेबिलिटी या इसे डाउन साइड देख सकते हैं। कम से कम हमारे एक्सपर्ट्स का तो यही अनुमान है। मौजूदा कंजम्पशन के आंकड़ों को देखते हुए मिड टू लोअर एंड साइड अफोर्डेबिलिटी के सुधार का असर दिखेगा। अब प्राइस में ठहराव के संकेत दिख रहे हैं, इसे मेंटेन किया जा सकता है अगर डेवलपर्स अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंट्रोल में रखें तो। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका असर अफोर्डेबिलिटी के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो अमित जी और गुलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।